हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू ज्ञान में। तो आज हम 7 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे। एडिटोरियल्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको रखा है यहाँ पर। बाकी न्यूज़ जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, अब वो उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारा इसमें है, और इस पीडीएफ की कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपका जो आज का हिंदू न्यूज़पेपर है और उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, टॉपिक्स जो भी हैं, जैसे कि आपका ये स्कूल ग्रेडिंग हो गया, इस सबको हमने अलग से कवर किया डिटेल में। तो उसका नोट्स भी आप साथ में बना सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ में। तो इसमें हम एडिटोरियल्स और जो आपका ये इंडेक्स रेटिंग हो गया, आईटी रूल्स को हम देखेंगे, कोविड शील्ड्स जो वैक्सीन पे सर्वे हुआ है उसको हम देखेंगे। तो उन सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप इसको आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसका लिंक, और दोस्त को भी कह सकते हैं आप इससे ज्वाइन करें आईक्यू ज्ञान चैनल से। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज़ है वो है पंजाब तमिलनाडु केरला टॉप एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। तो ये बेसिकली जो है हेल्थ मिनिस्ट्री, सॉरी होम, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक जो इनका इंडेक्स है एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर 1920, इसको कल संडे को रिलीज किया गया कल। जिसमें देखा गया कि पंजाब तमिलनाडु केरला जो है सब बेसिकली स्कोर हायर देन 90% इन एजुकेशन इस सर्वे में। तो इस सबसे टॉप बेसिकली 3 स्टेट रहे हैं, और बाकी स्टेट्स की ग्रेडिंग किया गया इस इंडेक्स में। इसको हम बताएंगे इंडेक्स है क्या। गुजरात है बेसिकली ड्रॉप हो गया, सेकंड रैंक था पहले, उसका 8वां रैंक हो गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आर ओनली स्टेट विच हैव एक्चुअल रिग्रेशन इन स्कोर्स ओवर दिस पीरियड। रिग्रेशन देखा गया उसमें। इंडेक्स क्या करता है भाई, मॉनिटर्स द प्रोग्रेस दैट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव मेड इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जो स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरी प्रोग्रेस की है उसको बेसिकली रिकॉर्ड करता है, उसके बेसिस पे इनकी ग्रेडिंग करता है। रैंकिंग नहीं कहूंगा मैं, ये रैंकिंग यहाँ पे एक तरह से नहीं है, यहाँ पे ग्रेडिंग होता है। रैंकिंग में क्या होता है, एक रैंक पे बेसिकली एक ही रहेगा, यहाँ पे ग्रेडिंग है, अलग अलग ग्रेड बांट दिया गया 1000 तक में, और उस ग्रेड के बेसिस पर इन स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को रखा गया है। तो रिगार्ड टू लर्निंग आउटकम्स क्या क्या मेजर करता है भाई, ये लर्निंग आउटकम देखता है एक्सेस एंड इक्विटी, कितने लोगों को एक्सेस एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का, इक्विटी मतलब सभी को बराबर समानता का है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज कैसी है स्कूल की, और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली वो इस इंडेक्स के थ्रू बेसिकली देखा जाता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। इस ये तीसरा एडिशन है इंडेक्स का। तो पहला 2 एडिशन ऑलरेडी हो गया, तीसरा इंडेक्स अभी पब्लिश हुआ है। इसमें 70 इंडिकेटर्स बेसिकली यूज होते हैं प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। 16 इंडिकेटर है वो लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है, जो अनचेंज है, पहले भी वैसे ही थे। और इसको डेटा जो ये अलग अलग सोर्सेज से डेटा इसको लिया जाता है। तो ये जो लर्निंग आउटकम का डेटा ये बेस्ड है आपका 2017 नेशनल अचीवमेंट सर्वे से, विच टेस्टेड स्टूडेंट इन क्लास 3, 5, 8 एंड 10। तो लर्निंग आउटकम क्या होगा, मतलब कि कितने बच्चों को बेसिकली लर्निंग जो हम पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उसमें कितना आउटकम क्या है। एक तरह से एक तो हो गया आपने क्लास पास कर दिया, वो अलग चीज है, उससे वो कितना सीख रहे हैं, कितना उसमें बेसिकली मेजर किया जाता है कि रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है उनकी, राइटिंग स्किल अच्छी है कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिकली वो उनको समझ में कितना आ रहा है, बच्चे का रेस्पॉन्स एक तरह से देखा जाता है। तो वो चीज होगी लर्निंग आउटकम। तो ये बेसिकली 4 क्लासेज है, 3, 5, 8, 10 का सर्वे के हिसाब से इस डेटा को प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट एनएएस जो होगा वो 2020 में होना था, बट पोस्टपोन हो गया बेसिकल पेंडेमिक के कारण। और बाकी जो 54 इंडिकेटर थे, 16 हो गए, 17 में से 16 हट गया, तो 54 इंडिकेटर जो बच गया अलग से, वो सेंट्रल डेटाबेस को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन, जहाँ उसमें कि बेसिकली सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसको इंफॉर्मेशन आती है, जिसको यूज करके ये बाकी इंडिकेटर्स का इवेल्युएशन किया जाता है स्टेट्स का। तो ये ग्रेडिंग इंडेक्स है क्या, ये पहली बार जैसे हमने कहा तीसरा एडिशन है ये। तो पहली बार 2019 में पब्लिश हुआ था, रेफरेंस ईयर उस समय था 17-18 का। और ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडेक्स हेल्प करता है स्टेट्स को, क्योंकि ग्रेडिंग हो रही है उनके परफॉर्मेंस की, स्कूल एजुकेशन में उनका कैसा परफॉर्मेंस है, तो उसको स्टेट को एक तरह से हेल्प कर रहा है कि आप समझ सके कि कहाँ पर आप पीछे रह गए हैं, किस इंडिकेटर पे। ये 70 जो इंडिकेटर है इनमें से किस इंडिकेटर पे, किन आउटकम पे आप पीछे रह गए हैं, और उसको आप बेसिकली आप आगे स्टेट जो है उसको टेकअप कर सकता है, उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है, उस पर ज्यादा फोकस कर सकता है, अच्छे से काम करेगा ताकि वो उसकी इंप्रूवमेंट आगे के साल के रैंकिंग में हो सके। तो प्रायोरिटाइज, उस एरिया को प्रायोरिटाइज कर सके। इंटरवेंशन टू इंश्योर दैट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज रोबस्ट एट एवरी लेवल। ठीक है, बेसिकली दिखाना, आईना की तरफ दिखाना कि भाई आपका परफॉर्मेंस ये है इस इंडिकेटर पे, जिसको आप इंप्रूव कीजिए।
ये स्टेट्स को 1000 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम पे एसेस करता है और 10 पॉइंट्स पर पैरामीटर, जितने पैरामीटर से 70 पैरामीटर तकरीबन किसी में 10 किसी में 20 जो पॉइंट्स दिए गए हैं 10 से 20 के बीच में, उस बेसिस पे आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री जो है उसके डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है और इसको यही मिनिस्ट्री निकालती है हर साल। तो ये दो कैटेगरी में मोटा मोटी बांटा गया है इसको। एक हो गया आउटकम एंड गवर्नेंस, जैसे लर्निंग आउटकम हमने देखा, गवर्नेंस देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो दो कैटेगरी, मेजर कैटेगरी हम बात करें, दो कैटेगरी हो जाती है, आउटकम एंड गवर्नेंस और दूसरा मैनेजमेंट, सॉरी आउटकम एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये चीज बेसिकली दो कैटेगरी है, 70 इंडिकेटर्स है, टोटल वेट जैसे हमने कहा 1000 है। और ये रैंकिंग नहीं है, बेसिकली ये ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग से क्या होता है, अलाउ सेवरल स्टेट यूनिटेड टू बी कंसीडर्ड सेम लेवल। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग हो रही है, मतलब कि 100 का बेसिकली ग्रेडिंग आपने कर दिया, इस लेवल पे 4-5 स्टेट्स एक साथ रहेंगे। रैंकिंग में क्या होता है, बेसिकली हर रैंकिंग पे 1, 2, 3 पे एक स्टेट है, तो आपको लगेगा तीसरे स्टेट मान लीजिए फिर भी इससे सेम है, अगर फर्स्ट सेकंड स्टेट से सेम उनका पैरामीटर पे आ रहा है, कुछ मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, तो आपको लेकिन फिर भी लगेगा कि हम तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, दूसरा स्टेट पहले नंबर पे आ रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें ग्रेड में बांट दिया, जैसे स्कूल में होता है आपका ग्रेडिंग होती है कि भाई ग्रेड दे दिया गया ए प्लस, बी प्लस। इसमें क्या होता है, ये ग्रेडिंग जो है इसमें क्या होता है कि ये 10 नंबर का एक तरह से समन्वय है, कि इसमें हो सकता है ए प्लस में आपका 95 से 100 आ गए ए प्लस। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। तो इसमें जो बेसिकली क्या होगा, इस 95 से 5 नंबर में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबको ए प्लस मिलेगा, तो उनको लगेगा कि हम एक लेवल पर हैं। उसी तरह से यहाँ पर होता है इस इंडेक्स में कि लेवल क्रिएट कर दिया गया है और उस लेवल के अंदर में स्टेट्स को रखा गया है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है भाई इंडेक्स को बनाने के लिए, तो एक आपका हो गया यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यूडीआईएससी। ये यूज होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हमने देखा है, एनसीईआरटी कराती है, उससे डेटा लिया जाता है। मिड डे मील वेबसाइट से लिया जाता है, कितने भी मिड डे मील स्कूल में चल रही है नहीं चल रही है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें कि फाइनेंस देखा जाता है कि कितने फाइनेंस दिए गए हैं, किस किस स्कूल एजुकेशन में कितना दिया गया है, ये सारा कुछ सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम है। और उसके अलावा सगुन पोर्टल ऑफ डीएस जो है आपका, इन सब इस पे क्या होता है, बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस जो है स्टेट अपना उसमें अपलोड करती है सगुन पोर्टल पे। तो इन सब सोर्सेज से इन सारे डेटा बेस यहाँ से डेटा क्रिएट किया जाता है और उसके बेसिस पर इनकी ग्रेडिंग होती है। ये इस साल का जो आपका रैंकिंग या ग्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 50-50 नंबर पे ग्रेडिंग किया गया है, इसके नीचे 550 एक साथ ही है, इसके बाद हर 50 पे एक ग्रेड किया गया है। तो ग्रेड 8 ग्रेड लेवल 1 से शुरू हो रहा है आपका, ये देखिए ग्रेड आई प्लस प्लस आई प्लस। तो इस पे देखेंगे आप कि 5 जो है आपका एक साथ है, तो 901 से 950 तक ये 5 स्टेट सेल लेवल पर है, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, चंडीगढ़ और निकोबार यूनियन टेरिटरी जो है आपका दोनों। तो ये दोनों, तो इससे क्या पता लगा कि बेसिकली आप एक सेम लेवल पर ग्रेडिंग कर रहे हैं, रैंकिंग नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूज है, मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय कोविशील्ड देन कोवैक्सीन। तो ये जो है सर्वे एक तरह से किया गया था, स्टडी किया गया हेल्थ केयर वर्कर पे, हेल्थ केयर वर्कर्स को जिनको वैक्सीनेट ऑलरेडी हुआ है, तो उन पर कितना कोविशील्ड का कितना इफेक्ट रहा है, कोवैक्सीन का कैसा इफेक्ट रहा है एंटीबॉडी डेवलप करने में, और इन्फेक्शन कितना उन लोगों को हुआ है, वो सब चीजें एक रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस देखने की कोशिश की गई है। आई थिंक पहली बार है ये रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस जो है वैक्सीन का मेजर किया गया इंडिया में। तो कितना प्रोटेक्शन कोविशील्ड और कितना प्रोटेक्शन कोवैक्सीन दे रही है, इसको नापने की कोशिश की गई है। स्टडी पीयर रिव्यूड है, सबमिटेड टू जर्नल को सबमिट किया गया, बट अपीयर्स प्रीप्रिंट, इसमें प्रीप्रिंट में आ गया है, तो इसी को बेसिकली पब्लिश किया गया है अभी तक। तो इसमें देखा गया है कि एक अच्छी बात है कि कोई भी डॉक्टर जिनको, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स पे ये सर्वे किया गया था जिनको कि ऑलरेडी शुरू में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले में जनवरी में, तो उनको देखा गया कि नन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जितने भी ये पार्टिसिपेंट थे इसमें तकरीबन 555 लोगों को इसमें स्टडी में देखा गया, इसका मेजर किया गया है। तो किसी को भी जिनको जो दोनों डोजेज लगा है वेयर इल, किसी को भी इलनेस नहीं हुआ, और ओनली अबाउट 6% टेस्टेड पॉजिटिव। तो 6% ही लोग इसमें पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल के दौरान। इसमें से 13 स्टेट्स के डॉक्टर्स को लिया गया है, 22 सिटी को कवर किया गया, ब्रॉड
एक सर्वे रखा गया। ऐसा नहीं कि एक ही दिल्ली से ही आपने सारे डॉक्टर्स को ले लिया, तो एक ब्रॉड बेसिकली सर्वे पार्टिसिपेंट को, रेस्पोंडेंट को रखा गया है। तो सर्वे का होता है ये आपका कि सैम्पलिंग जो आप कर रहे हैं बेसिकली, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अलग अलग डाइवर्सिटी के, अलग अलग जितने भी कैटेगरीज के लोग हैं उनको आप इसमें इन्वॉल्व करें। तो जनवरी से मई के बीच में ये सर्वे को किया गया कंडक्ट। क्या पाया गया भाई कि सिंगल डोज ऑफ कोविशील्ड अगर लेते हैं, कोई पहला डोज जो होता है, सिंगल डोज जो कोविशील्ड है वो 10 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है कोवैक्सीन के। बट 2 डोज के बाद वो गैप थोड़ा कम हो जाता है, उसमें कोविशील्ड जो है तकरीबन 6 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है रिस्पेक्ट टू कोवैक्सीन वैक्सीन जो है आपकी। तो ये ना दोनों को बेसिकली कंपेरिजन को, कुछ लोगों ने कोविशील्ड लिया था, कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लिया था, तो उन दोनों का एंटीबॉडी देखा गया कितने एंटीबॉडी उनमें आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा कोविशील्ड जो है उसमें दिखा गया गुड सीरो पॉजिटिविटी रेट एंड 4-fold राइज इन मीडियन एंटीबॉडी टाइटर इवन आफ्टर सिंगल डोज। तो यहाँ पे एंटीबॉडी ज्यादा, जैसे हमने कहा, डेवलपमेंट को देखा गया। सीरो पॉजिटिव क्या है? सीरो पॉजिटिव जो सर्वे के बाद देखा जाता है कि पॉजिटिव है, एंटीबॉडी उसमें है कि नहीं है। वो 97.8% of those who never had COVID and had complete doses of Covishield had detectable level of antibodies। तो ऐसे लोग जिनको कभी कोविड नहीं हुआ था, 98% लोगों को जिनको कभी कोविड नहीं हुआ था और जिन्होंने दोनों डोज ले लिया, तो उसमें एक डिटेक्टेबल लेवल ऑफ एंटीबॉडीज देखने को मिला है। एंड और टेस्टेड सीरो पॉजिटिव, मतलब कि सीरो सर्वे में क्या होता है, हमने पहले भी इसको कवर किया था। सीरो सर्वे में बेसिकली लोगों का एंटीबॉडी चेक किया जाता है ब्लड टेस्ट के थ्रू कि उसमें एंटीबॉडी जो है डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। एंटीबॉडी अलग अलग कारणों से हो सकती है। एक तो आपका बेसिकली आप इन्फेक्टेड हुए, उसके बाद ठीक हो गए, तो उस कारण से आपका एंटीबॉडी डेवलप हुआ। दूसरा, आपका वैक्सीन आपने लेकर के एंटीबॉडी डेवलप किया है। ये दो कारण जो है, इसमें देखा गया कि बहुत सारे लोग जो जिनको कोविड नहीं हुआ था, यानी कि इन्फेक्शन के कारण के एंटीबॉडी तो डेवलप नहीं हुई। एंटीबॉडी क्यों डेवलप हुई? सिर्फ वैक्सीन के कारण। तो उसमें देखा गया अच्छे खासे लेवल ऑफ एंटीबॉडी डेवलप हुआ है कोविशील्ड के जिन्होंने डोज लिया था। कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरर का कहना है कि भाई हमारा जो एंटीबॉडी, हम ब्रॉडर इम्यूनिटी देने की कोशिश करते हैं इसमें। ये क्योंकि इसमें जो है रखा जो गया कोवैक्सीन जो बना है वो इनएक्टिवेटेड वायरस से बना है। इसमें सैंपल जो इनएक्टिवेटेड वायरस का है, और कोविशील्ड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस को यूज करके बनाया गया है। सिमिलर जो सार्स कोविड का जो कॉमन कोल्ड करता है, तो सबका बेसिकली वैक्सीन का अगर हम देखें तो अलग अलग बेसिस उनका रहा है, वेक्टर रहा है। इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज करके कोवैक्सीन बनी है। तो इसमें कहा गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि ये डिफरेंट पार्ट ऑफ कोरोना वायरस टू न्यूट्रलाइज इट। टी सेल इम्यूनिटी भी देखता है इसमें, अलग अलग चीजें इसमें देखी जाती है। इसीलिए एंटीबॉडी जो आप मेजर करते हैं सीरो पॉजिटिविटी में, आईजीजी एंटीबॉडी, वो हो सकता है कम हो, बट हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी का एम है, जिसको कि हम मेजर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और दोनों केसेस में देखा गया कि हैव रिड्यूस्ड रिस्पांस टू सम कोरोना वायरस वेरिएंट्स। तो जो वेरिएंट्स अलग अलग है, जैसे डेल्टा वेरिएंट जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन यहाँ पर इंडिया में सेकंड वेव में कारण रहा है इसका, उससे भी अच्छा रेस्पॉन्स इन दोनों, चाहे दो भी वैक्सीन आप लिए हो, दोनों में रेस्पॉन्स अच्छा रहा है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है कि आप टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस 2 वीक्स आफ्टर सेकेंड डोज। दोनों डोज के बाद जो लोग पॉजिटिव हुए 2 वीक के बाद, उनको कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ये कितना लोगों को देखने को मिला है? तो 5.5%, यानी ना 399 लोग जो है, 515 था आई थिंक सर्वे, तो उसमें 399 लोगों ने कोविशील्ड लिया था और 93 लोगों ने लिया था आपका कोवैक्सीन। सॉरी, ये आपका, तो इसमें जो बेसिकली देखा गया 5.5% लोगों ने कोविशील्ड में, 5.5% लोगों में, और कोवैक्सीन लगाए हुए 2.2% लोगों में ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ज्यादा परसेंटेज ज्यादा इसमें है आपका, अगर देखा जाए तो कोविशील्ड के केस में। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है आप समझ गए कि भाई आपको दोनों डोज आपने ले लिया, उसके बाद भी इन्फेक्शन कोरोना वायरस का आपको हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो है दोनों का रिसर्च है, पहली बार एक तरह से रियल लाइफ जो है सर्वे किया गया है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, न्यू रूल्स ओनली टू चेक मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। ये जो है आईटी मिनिस्टर ने कल इंटरव्यू दिया था, उसी का एक एक्सर्प्ट है। बेसिकली थोड़ा पार्ट बताया गया है कि आईटी रूल जो है वो सिर्फ यूजर्स को बेनिफिट करने के लिए ही मिसयूज ना हो सोशल मीडिया का, इसीलिए हमने बनाया है। इसमें कोई भी हम इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी राइट टू प्राइवेसी को हम हैम्पर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है कि एड्रेस ग्रीवांस है, जो ग्रीवांस लोगों का होता है सोशल मीडिया के अगेंस्ट में, उसको एड्रेस कर सके, उसको सुलझा सके हम, उसी का बेसिकली ये रूल है पूरी कि आपको ग्रीवांस एड्रेसल ऑफिसर बनाना है, आपको कंप्लेंट एड्रेस नोडल ऑफिसर बनाना है, ताकि लोग जो भी कंप्लेंट करें वो आप कम से कम समय में उसको रिजॉल्व हो सके, अभी जो नहीं है।
राइट ऑफ यूजर्स अगेंस्ट मिसयूज, मिसयूज का एक तरह से राइट है यूजर को अगेंस्ट, मिसयूज के अगेंस्ट में राइट है, उसी को हम इस रूल के थ्रू इन्फोर्स कर रहे हैं, ये मिनिस्टर का कहना है। तो ये इंटरव्यू का सबसे बेसिकली इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उसी चीज़ को गवर्नमेंट का स्टैंड को थोड़ा बताया गया है, कुछ क्लियरिटी इसमें नहीं है। तो इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पहले भी वीडियोज़ में कि कैसे ये आईटी रूल सही है और क्या इसमें लूपहोल्स है, वो सब कुछ हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया है। और इसके अलावा हमारा जो ये आर्टिकल है, सॉरी वीडियो जो है, इसको आप जरूर देखें। आईटी रूल को पूरी तरह से हमने इसमें बताने की कोशिश की है कि बैकग्राउंड क्या है। जैसे यहाँ पे भी मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो आईटी रूल लेके आए हैं, ये कोर्ट ऑर्डर के, पार्लियामेंट कमेटी के और सिविल सोसाइटी के डिमांड के बाद ही हम लेके आए हैं। तो ये बैकग्राउंड क्या है, कौन सा कोर्ट ऑर्डर था, इस सबको हमने इसमें डिटेल में कवर किया है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं, उनके लिए क्या अलग से रूल है, और उसके अलावा इसमें इस आईटी रूल में सिर्फ सोशल मीडिया के लिए रूल नहीं है, ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसको कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एडमिनिस्टर करेगी, वो देखेगी। और एडवांस रिलेशन मैकेनिज्म ये सब क्या है, इस रूल के अंदर में क्या क्या बनाना है आपको, एडवांस रिलेशन कैसे होगा स्पेशली इन दोनों के लिए, वो भी इसमें अलग से मैकेनिज्म बनाया गया 3 लेवल का। तो उसको हम देखेंगे, इसमें हमने बताया है। और क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू आईटी रूल्स, इसमें क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है न्यू आईटी रूल्स को, तो सबको बेसिकली डिटेल में हमने कवर किया है, ताकि आप एक जो भी कोई क्वेश्चन है या ऐसे आए उसको आप क्लियरली लिख सके उसमें। इस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, द रेड फ्लैग्स ऑन द ट्रेल ऑफ वायरस। तो ये बेसिकली जो है आपका एडिटोरियल जो है, वायरस, कोरोना वायरस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे वो आया, उसको इसमें बेसिकली जो लैब थ्योरी है पॉसिबल कि भाई वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिसर्च में होते समय वो लैब लीक कर गया हो मिस्टेक से, वो बोला जा रहा है कि उस चीज को यहाँ पे इन्होंने तवज्जो दिया कि वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, जिसको कि अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है एक तरह से। इसी के बारे में उन्होंने बात की है, तो इसमें कुछ खास इतना वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है आप एग्जाम के लिए। With advancing technology, it is possible to genetically engineer existing pathogens to make them more lethal and difficult to treat. तो ये बेसिकली इन्होंने कहा कि बायोकेमिकल वीपन की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। एक तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो जेनेटिकली हम जो है यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं जेनेटिक्स किसी वायरस का, पैथोजन का, ताकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो ट्रीट करने में भी और वो ज़्यादा लीथल हो सके, ज़्यादा मोटिलिटी कर सके। ऐसा हो सकता है इसमें किया गया हो। और पॉसिबल एंटीडोट या वैक्सीन would only be accessible to those conducting such research। और उसका वैक्सीन जो है, एंटीडोट जो है, उन्हीं के पास होगा जिन्होंने वो रिसर्च किया होगा। तो इसीलिए हमें जानने की बहुत जरूरत है कि वो वायरस आखिरकार ऑरिजिनेट एग्जैक्टली कहाँ से हुआ, ताकि हम उसकी सही परख कर सके और उसका सही उपाय हम ढूंढ सके। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि किसी डिस्टिंग्विश कर पाना कि वायरस जो है वो नेचुरली अकरिंग इवेंट है या एक्सीडेंटल रिलीज हुआ है लैब से। तो उसको बेसिकली तभी होगा जब हम उस हिसाब से डेटा वहाँ कलेक्ट कर पाएंगे या लोगों का टेस्टिमोनियल हमारे पास होगा। तो इसके अलावा यहाँ डब्ल्यूएचओ ने पहले कंडक्ट कराया था एक रिसर्च, उन्होंने अपनी टीम भेजी थी चाइना में। आई थिंक जनवरी फरवरी में ये टीम गई थी और मार्च 30 को बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया था। उसमें जो है लैब लीक थ्योरी को एक्सट्रीमली अनलाइकली कहा था कि ये कम मिनिमम चांसेस है कि लैब लीक के कारण ये हुआ होगा। लेकिन इसको आप जो है जब प्रोटेस्ट होने लगा, दूसरे देशों ने कहा, अमेरिका ने बेसिकली जब पहली बार कहा कि नहीं ये हम इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे, उसके बाद अभी डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर ने कहा है, डायरेक्टर जनरल ने, कि हम फर्दर स्टडीज में करेंगे और इसको अभी तक बेसिकली माना नहीं पूरी तरह से कि लैब लीक थ्योरी नहीं हो सकता है। तो इसको देखते हैं आगे इसमें क्या रिसर्च होता है। इसके अलावा इन्होंने कन्वेंशन की बात की 1972 बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन कन्वेंशन। इसको पहले कहा जाता था कन्वेंशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन। ये कन्वेंशन की इन्होंने बात की है। ये क्या था, हैज नो सिस्टम टू वेरीफाई कंप्लायंसेस विद इस प्रोहिबिशन। जो कन्वेंशन है पूरी तरह से फेल, एक तरह से इन्होंने कहा है। इसको कोई भी इसमें सिस्टम नहीं इन्होंने बनाया कि वेरीफाई कर सके कि किसी कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। नॉट एनी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म टू पेनलाइज इन्फ्रिंजमेंट किसी ने किया है तो उसको हम पेनलाइज कर सके, ऐसा कुछ भी इस कन्वेंशन में नहीं है। इस शॉर्टकमिंग्स को हमें जो है रिव्यू करना चाहिए और उसको हमें दूर करने की जरूरत है, ताकि ऐसी चीजें आगे ना हो सके। तो ये मोटा मोटी है कि फिक्सल और कैसे हम इस चीजों को आगे हम रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहली बात तो ओरिजिन जानने की जरूरत है।
और इन कंप्लायंसेस को, बेसिकली कन्वेंशंस को जो है और मजबूत करने की जरूरत है। लेबोरेटरी की जो बायोसेफ्टी लेवल्स है उसको हमें ठीक से मेजर करने की जरूरत है और मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, यही मोटा मोटी इसमें है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है बेसिकली एक बुक एक्सट्रैक्ट है। ये एक बुक जो है आपका द लाइट ऑफ एशिया, जो देख रहे हैं आप, ये जुलाई 1879 में पब्लिश हुआ था लंदन में बाय सर एडविन आर्नोल्ड। तो इसका जो बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट करके जो है ये पोएम द डिफाइंड बुद्धा इन्होंने अभी पब्लिश किया जयराम रमेश ने। ये क्या था, ये बुक सर एडविन पोएम ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेटली to the international community's knowledge of Buddhism and also played an important role in India's cultural awakening and social transformation। ये इन्होंने कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट बुक था आपका, क्योंकि नॉलेज बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज देने में काफी मददगार है, काफी नॉलेज इन्होंने इसमें दिया गया है। हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस इट हैड ऑन सब कॉन्टिनेंट्स लीडर फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू टू बी आर अम्बेडकर। तो ये जो है इन्होंने इस बुक में क्या हाईलाइट किया है कि कैसे इसका इन्फ्लुएंस रहा है सब कॉन्टिनेंट इंडिया के जो लीडर्स रहे हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर में क्या इन्फ्लुएंस रहा है, उसको यहाँ पे बताने की कोशिश की है इस बुक के माध्यम से जयराम रमेश ने। तो पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, बायोग्राफी ऑफ एन एपिक पोएम, तो ये बुक की बेसिकली नाम है। इसको बेसिकली इसी का जो है एक्सेप्ट है, इसी का इंटरव्यू इनके साथ है कि बुक में क्या है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बुक के बारे में आप जान सकते हैं कि इन्होंने लिखा है और कब क्या है इस बुक के बारे में। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है मीडिया एंड सिटीजन, ये जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था एक क्रिमिनल केस जो अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश जर्नलिस्ट विनोद दुआ, इनके अगेंस्ट में सिटीजन का चार्जेस था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, हटा दिया। और केदारनाथ सिंह भी इनका जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का जजमेंट था उसको इन्होंने फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ने उसको बताया है कि वो अभी भी इंटैक्ट है, उसको माना है। इसमें क्या था इस जजमेंट में, एवरी जर्नलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट, कोर्ट हैज रूल इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ दैट जजमेंट, इस जजमेंट का प्रोटेक्शन उनको मिलता है। इस जजमेंट में क्या था कि कमेंट्स चाहे वो कितना भी स्ट्रांगली वर्डेड क्यों नहीं हो, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन ऑफ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक्शंस को आप अप्रूव नहीं कर, एक तरह से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विदाउट, ये यहाँ पे कहा गया था कि आप वैसे विदाउट एक्साइटिंग दोज फीलिंग्स विच जनरेट इंक्लिनेशन टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर बाय एन एक्ट ऑफ वायलेंस वुड नॉट पीनल। तो ये जो कहा गया क्या कि इसमें कि कितने भी आप कमेंट, कोई कैसे भी कमेंट हो, चाहे वो स्ट्रांगली वर्डेड, कितने भी स्ट्रांगली वर्डेड हो गवर्नमेंट एक्शन के अगेंस्ट में, लेकिन अगर वो कोई वायलेंस क्रिएट ना करे, कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो उस केसेज में वो पीनल नहीं है, वो सिटीजन नहीं है। ये कोर्ट ने कहा था इस जजमेंट पे, केदारनाथ सिंह में कोर्ट का कमेंट था। इसी को यहाँ पे इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया, कहा है कि ये जो चार्जेस आपने लगाया विनोद दुआ के अगेंस्ट, वो सिटीजन नहीं है, और क्वेश्चन कर दिया। तो ये इट अपीयर्स दैट एवरी जनरेशन नीड टू बेसिकली बार बार जो है इस प्रिंसिपल को इन्वोक किया जा पड़ता है। हम देखिएगा सिटीजन का काफी चार्जेज अभी रिसेंटली जो है लगाए जाते हैं, तो बार बार जो है कोर्ट को या लोगों को इसको प्रिंसिपल्स को बताना पड़ता है कि भाई एक सिटीजन क्या है, एक सिटीजन क्यों कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ये दो कारण है, क्योंकि सेक्शन 194A जो सिटीजन का है रिमेन्स ऑन इंस्टीट्यूट बुक एंड दैट पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स एंड देयर मिनियंस आर अनेबल टू टेक क्रिटिसिज्म इन देयर स्ट्राइड। तो बेसिकली जो है इसको कहा गया कि इसको आप हटा देना चाहिए, सेक्शन से, लॉ से, कानून से इसको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। ये जो स्टार्ट हुआ था, हम जानते हैं हिस्ट्री इसकी, पहले हमने देखा कि कॉलोनियल टाइम्स में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इनेक्ट किया था कि जो भी जर्नलिस्ट या उस समय के क्रिटिसाइज कर रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, उसको हम टेक डाउन कर सके, उनको हम बंद कर सके जेल में, उसको पनिश किया जा सके, इसीलिए प्रोविजन जो है लाया गया था उस समय। इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये वेग है, मतलब कि वर्ड क्लियरली नहीं, इस पे क्लियरली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं कि क्यों हम कब सेडिशन होगा नहीं होगा। ओवरबोर्ड, इट यूजेस द टर्म, इसमें क्या क्या टर्म यूज किया गया, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट एंड डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ इनिमिटी। तो ये सब टर्म बेसिकली इस कानून में यूज किया गया, जो कि वेग है, क्लियरली डिफाइन नहीं है कि क्या इनिमिटी होगी, किस केस में सेडिशन होगा, किस केस में सेडिशन नहीं होगा। तो या तो इसको आप क्लियरली डिफाइन किया जाए या तो फिर इस कानून को हटा दिया जाए। तो ये सब चीजें बेसिकली उन्होंने कही कि इस पिटिशन बेसिकली सिटीजन को जो है क्रिटिसाइज किया गया है, और पहले भी हमने आर्टिकल्स देखा है काफी, तो बहुत बार जिसको प्रोटेस्ट किया जाता है, इसका मिसयूज का इल्जाम लगता है। नेक्स्ट जो आपका है डिमिनिशिंग ऑप्शंस, ये जो आरबीआई ने अपना लेटेस्ट पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने कमिटी ने जो है
अभी मीटिंग जो हुआ था उसमें अपना बेंचमार्क रेट जो है उसको अनचेंज रखा था कि नहीं, बेंचमार्क रेट सेम है रहेगा, नहीं घटाया था उन्होंने, नहीं बढ़ाया था रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स को। तो इसमें जो है कहा गया कि आरबीआई ने, लेकिन आरबीआई के पास अब काफी कम जो है ऑप्शंस हैं, लिटिल रूम टू यूज इंटरेस्ट रेट फॉर अचीविंग पॉलिसी आउटकम्स। पॉलिसी आउटकम को अचीव करने के लिए इंटरेस्ट रेट में ज्यादा उनके पास बेसिकली रूम्स नहीं है, मतलब कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट को यूज करके पॉलिसीज को अचीव कर सके। तो हमें फिजिकल पॉलिसी को बेसिकली यूज करने की जरूरत है, एक माना जाता। तो आरबीआई की ही जो सर्वेज था उसमें देखा गया था कि करंट सिचुएशनल इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम लो पर है, और 75% हाउस होल्ड परसीव कर रहे हैं कि इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो और भी खराब होगा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल पेसिमिज्म, और फ्यूचर रिफ्लेक्शन इंडेक्स जो है वो पेसिमिज्म दिखा रहा है, मतलब कि लोगों को लगता है कि इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। और तो हार्ड टू सी द मियर एबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट क्रेडिट हेल्पिंग रिवाइव ऑल इंपॉर्टेंट कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन डिमांड भी कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा था कि कंज्यूमर डिमांड जो है वो काफी कम हो गया है, और अगर लो पॉलिसी यहाँ पे कहा गया है कि जो क्रेडिट अगर आप देते हैं भी लो कॉस्ट क्रेडिट, उससे भी डिमांड बढ़ने की उम्मीद काफी कम है लोगों में। तो पेसिमिज्म एक तरह से है। इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई ने एज्यूम किया कि रूरल डिमांड जो है वो ठीक रहेगा, वो बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि मानसून एक्सपेक्टेड, मानसून जो है नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन ऑल्सो इन्होंने नोट किया कि इन्फ्लेक्शन जो रूरल एरिया में काफी बढ़ गया है, तो इसके कारण जो है ट्रैक्टर सेल में, अगर टू व्हीलर सेल में देखें तो डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि ज्यादातर रूरल एरिया में यूज होता है। इससे मतलब है कि रूरल एरिया भी उतना इन्फेक्टेड काफी है, और वहां पे भी डिमांड होने की संभावना, फ्यूचर की संभावना कम है। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि इसी चीज को, इसके अलावा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेज जैसे क्रूड ऑयल जो है वो सब बढ़ रहे हैं, और डोमेस्टिक अगर हम देखें प्राइसेज जो है पेट्रोल वो भी काफी बढ़ रहे हैं, उसमें कोई पॉलिसी सपोर्ट नहीं कि कैसे इसको हम कम करें। तो ये सब जो है बेसिक इन्फ्लेशन को बढ़ाने, इन्फ्लेशन इससे बढ़ सकता है, तो यहाँ से भी, और डिमांड भी जब आपका कम हो रहा है तो इकोनॉमी को भी हैम्पर कर सकता है। इसको जो है गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। राइजिंग अगर अगर आरबीआई रेट राइज करती है तो रिकवरी हैम्पर होगा, और अगर कम नहीं करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए ये कहा गया है कि आरबीआई के पास ऑप्शन बहुत कम है कि वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को यूज करके इकोनॉमी का पॉलिसी को ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ये बहुत ही कम चांस रह गया है। ओके, अगर इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाते हैं तो रिकवरी जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बिजनेसेस को लोन कम लेंगे वो, और अगर आप कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस है। तो अब हमें दूसरी चीजों को बेसिकली इंस्टेंसेस को देखने की जरूरत है, फिजिकल पॉलिसी पे हमें जाने की जरूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कमिटी क्या है, रेपो रेट्स क्या है, इसका हमारा अलग से सीरीज है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, उसको आप देखें, उसमें जो हमें कुछ वीडियो हैं जिसको कि आप देख कर समझ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, रेट्स जो अलग अलग रेट्स हैं वो सब क्या है। तो उनको आप काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल बिहेवियरल चेंज कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन। तो इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि कैसे बिहेवियरल चेंज, मास्क वेयरिंग जो है, जो काफी देखने को मिला है एक सर्वे में कि कम लोगों ने मास्क वेयरिंग, काफी लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, तकरीबन 5% लोगों ने मास्क वेयरिंग छोड़ दिया था इस पीरियड में। तो इसको हम कैसे इंकरेज कर सकते हैं, बिहेवियर साइंसेस को यूज करके हम मास्क वियरिंग जो है ज्यादा बढ़ा सकते हैं लोगों में। तो 7 इन्होंने तरीके बताए हैं इस आर्टिकल में। पहला कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें देना चाहिए कि वाई मास्क का इफेक्टिव क्यों है, हु शुड वियर देम, किसको पहनना चाहिए, कब पहनना है, कहाँ पहनना है, क्लैरिटी किस टाइप ऑफ मास्क इफेक्टिव है, कैसे इसको करेक्ट हम सही से पहने, और इम्पोर्टेंट टू कब इम्पोर्टेंट है डबल मास्क पहनना। तो ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन जो है लोगों में बताने की जरूरत है। इसके लिए साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट सबसे ज्यादा ट्रस्टेड लोग होंगे, उनके थ्रू अगर बताया जाएगा तो काफी अच्छा होगा। इसके अलावा WHO, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, गूगल हेल्प वर्कर से यूज करके, ट्रस्टेड चैनल को यूज करके हम इन चीजों को बता सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट टेस्टिमोनियल्स, इन्फोग्राफिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो है इसको भी हमें लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग जो इन चीजों को क्लियरली समझ सके कि कब पहनना है मास्क, कौन सा मास्क सही है, कब डबल मास्क पहनना है, ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, नॉट एवरीवन हैज सेम इन्फॉर्मेशन नीड्स। तो बहुत इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग होता है सबके,
किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है मास से रिलेटेड ही। तो हमें जो है कम्युनिकेशन टू ईच ग्रुप ऑफ पीपल शुड बी टेलर्ड अकॉर्डिंगली। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी हिसाब से हमें उनको देने की जरूरत है अलग अलग ग्रुप को। एक जेनरिक मैसेज देने से काम नहीं चलेगा। जेनरिक मैसेज हम कहते हैं कि वियर ऑफ मास्क, इससे बेसिकली एक रिमाइंडर है कि कुछ लोगों के कुछ और डाउट है, किसी का कुछ और डाउट है, तो उसको हमें उस हिसाब से उनको डाउट को क्लियर करने की जरूरत है। तीसरा क्या है, नीड टू कम्युनिकेट द बेनिफिट ऑफ मास्क वेयरिंग। मास्क वेयरिंग का बेनिफिट हम बताने की जरूरत है। स्टोरीज हम बता सकते हैं कि कैसे जो कुछ कम्युनिटीज ने जहाँ पे मास्क वेयरिंग हाई था वहाँ पे इन्फेक्शन कम देखने को मिला है। तो ये सब चीजें टेस्टिमोनियल जब हम बता सकते हैं। मेकिंग मास्क एज सिंबल ऑफ बीइंग कूल, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए इमेज कॉन्शियस है। और कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल साइन, जो इनके पास इंडल और वनरेबल लोग हैं इनके घर में, तो अलग अलग चीज लोगों को देखते हुए हमें जो है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। चौथा, पॉजिटिव सोशल नॉर्म अराउंड मास्क वेयरिंग, ये हमें क्रिएट करने की जरूरत है। इफ पीपल ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर हमको लगता है कि दैट एवरीवन एल्स इज डूइंग इट टू, अगर सब लोग कर रहे हैं तो उनको लगे कि हमें भी करनी चाहिए। इसीलिए हमें बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को इसमें यूज करने की जरूरत है। इन्फ्लुएंसर जो है अगर दिखाएंगे हम उनको कि वो मास्क पहन रहे हैं तो लोग भी उससे इन्फ्लुएंस होकर के जो मास्क पहनना शुरू करेंगे। पांचवा, इन्फोर्स करेक्ट एंड कंसिस्टेंट मास्क वेयरिंग। बहुत लोग जो सही तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं उसको हमें बताने की जरूरत है। इसके लिए ईच ऑफ अस कैन इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड अस दी पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो हम जो अपने अगल बगल लोगों को बता सकते हैं कि मास्क कैसे पहने सही से, अगर वो सही से नहीं पहन रहे हैं तो। छठा, कंपसनेट लीडरशिप। तो लीडरशिप चाहे वो हेड ऑफ फैमिली हो या लोकल लीडर हो या हेड ऑफ कंट्री हो, सबको बेसिकली एम्पैथी के थ्रू लोगों को समझाने की जरूरत है मास्क वेयरिंग के बारे में। और सातवां, नीड रेस्पॉन्सिबल मीडिया। बहुत बार होता है मीडिया में जो हम देखें तो ज्यादातर जो है निगेटिव न्यूज दिखाई जा रही है कि भाई बर्निंग फायर्स रिपोर्टेड मच मोर देन जस्ट बर्निंग फायर्स, स्ट्रगलिंग हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन क्राइसिस। ये सब बेसिकली देख के लोग जो है और निगेटिव हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसको हमें थोड़ा रेस्पॉन्सिबली दिखाना है कि कैसे पॉजिटिव न्यूज को भी हमें दिखाने की जरूरत है, ताकि लोग जो है मोटिवेटेड रह सके कि नहीं भाई मास्क पहनने से केसेस कम हो सकते हैं। तो ये मोटामोटी 7 केसेस बताए गए इन्होंने, कैसे मास्क वेयरिंग को हम बढ़ा सकते हैं लोगों के बीच में और उसके थ्रू हम उस केसेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल एडिटोरियल रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क। तो इन्होंने सेक्स वर्कर और सेक्स वर्क को कैसे हम वर्क रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम गवर्नमेंट रिलीफ प्रोग्राम उनको नहीं मिल रहा है, और लेबर कोड जो है, लेबर राइट्स जो है उनको नहीं मिलता है, क्योंकि ये वर्क की तरह हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसके लिए जो कानून है जो इसको गवर्न करता है वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये 1956 में पहली बार बना था, उसके बाद इसका अमेंडमेंट करके इसको नाम चेंज किया गया था। ये एक्ट क्या है, ये पिनलाइज करता है एक्ट सच एज कीपिंग अ ब्रोथल, ये रखना, सोलिसिटिंग अ पब्लिक स्पेस, लिविंग ऑफ द अर्निंग ऑफ सेक्स वर्क एंड लिविंग विथ और हैबिचुअली बीइंग इन द कम्युनिटी ऑफ सेक्स वर्क। इन चीजों को अगर कोई करता है तो इसको ऑफेंसेज माना जाता है, उसको पनिश कर सकती है गवर्नमेंट। तो सेक्स ये व्यू जो बनाता है इस एक्ट से, एक मोरली रॉन्ग चीज है ये, एंड पीपल इन्वॉल्व इन इट स्पेशली वीमेन आर नेवर कंसेंटेड फॉर इट। ये गवर्नमेंट का मानना है या व्यू है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, वीमेन जो इन्वॉल्व है, वो उनका वॉलंटरी कंसेंट नहीं रहता, बेसिकली उनको फोर्स किया जाता है इस चीज में। ये गवर्नमेंट का मानना है, इसी कारण से ये एक्ट जो है इन चीजों को पनिश करता है। इट इज बिलीव दैट दीज वुमेन आर नीड टू बी रेस्क्यूड एंड रिहेबिलिटेटेड। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि इसको फोर्सिबली इनसे कराया जा रहा है या फोर्सिबली इनसे कराया जाता था, स्टार्ट किया गया, और इनको रेस्क्यू करने की, रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। ये इनके चॉइस का ऑप्शन नहीं है। ये माइनर गर्ल्स के लिए तो ठीक आर्गुमेंट ठीक है, बट फॉर्मली फॉर मेनी कंसेंटिंग एडल्ट वर्क सेक्स वर्कर दिस हैड बीन प्रॉब्लम। तो बहुत सारे एडल्ट कंसेंटिंग सेल्स वर्कर्स है, उनके लिए प्रॉब्लम बेसिकली ये एक्ट है, क्योंकि कंसेंटिंग जो लोग कंसेंट के साथ कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। ये एक्ट जो बेसिकली उनको निगेटिव व्यू में रखता है कि उनका कंसेंट नहीं है एक तरह से। इट दस परपेचुएट द प्रेजुडिस दैट वुमेन हु डू प्रैक्टिस इस प्रकार मोरली डेवियस। ठीक, जैसे प्रेजुडिस आप लोगों के बीच में कर रहे हैं कि ये जो है काम सही नहीं है, और स्टिग्मेटाइज आप कर उसे बेसिकली कर रहे हैं। क्रिमिनलाइज तो कर ही रहा है एक्ट, ये आपको ना क्रिमिनल एक्ट है। ये स्टिग्मेटाइज भी कर रहा है कि भाई जो लोग ये कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है वो सही नहीं है, और इसके कारण इनको अंडरग्राउंड बेसिकली रहना पड़ता है। बहुत बार ये काम जो है छुप के किया जाता है, तो मोर प्रोन टू, इसके कारण अगर एक तो राइट्स नहीं है उनका, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, हरासमेंट उनको झेलना पड़ता है।
एक्ट डिनाइज इंडिविजुअल देयर राइट्स ओवर देयर बॉडी। तो अब इस बात आपका जो राइट अपने बॉडी के ऊपर नहीं है इस एक्ट के थ्रू। एक्ट फेल टू रिकॉग्नाइज दैट मेनी वीमेन विलिंगली इंटर टू एग्रीमेंट विद ट्रैफिकर्स। तो इसमें ये नहीं माना जाता, बहुत सारी वीमेन जो है विलिंगली जो है सेक्स वर्क कर रही है, तो उसको आप नहीं रिकॉग्नाइज यहाँ पर कर रहे हैं, इस एक्ट के थ्रू रिकॉग्निशन नहीं है उसको। जस्टिस वर्मा कमेटी ने बेसिकली एक्नॉलेज किया था कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वीमेन हु आर ट्रैफिक्ड फॉर कमर्शियल सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशन एंड एडल्ट्स कंसेंटिंग वीमेन हु आर इन सेक्स वर्क ऑफ देयर ओन वायलेशन। तो इस चीज को हम डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है कि कुछ लोग, कुछ वीमेन जो है उसमें अपने मन से, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से जो है इन्वॉल्व है, कुछ फोर्सिबली है। तो इसको हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है और उस हिसाब से हमें उसको रेस्क्यू करने की जरूरत है। जो लोग फोर्सिबली है उसी को हमें रेस्क्यू करने की जरूरत है, उसी पे ये एक्ट लागू करने की जरूरत है। बाकी लोगों पे हमें इस चीज को लागू करने की जरूरत नहीं है। तो इनका राइट टू अर्न बाय प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज, लिविंग डिग्निटी फ्री, रिमेन फ्री फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिमांड। तो इनका भी एक तरह से राइट है जो हमें देना चाहिए। वी व्हेन रिकॉग्नाइज देयर वर्क एंड गारंटी देयर बेसिक लेबर राइट्स। ये तभी हो सकता है जब उसको वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू और हम उसको बेसिक राइट्स देंगे। इस कानून की जजमेंट की भी बात की गई है इसमें। बुद्धदेव कमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्कर हैव राइट टू डिग्निटी। तो इनको भी राइट टू डिग्निटी है, इसीलिए पार्लियामेंट को एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को रिवोक करना चाहिए, या फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर के कि कैसे इसको हमें एक दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है सेक्स वर्क को, और इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है ताकि इनको लेबर राइट्स जो है वो मिल सके, और जो स्टिग्मा है वो झेल रहे हैं बेसिकली उसको हम हटा सके, और बेसिक राइट जो उनका बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो उनको दिया जाए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, गवर्नमेंट कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग लेबर कोड्स। ये लेबर कोड जो है, 4 लेबर कोड जो है गवर्नमेंट ने किया है कि इसको 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या है, बेसिकली 4 लेबर कोड जो है यहाँ पे दिया गया है आपका 4 कोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। ये 4 लेबर कोड। इसमें क्या किया गया है कि जो अलग अलग कानून थे बहुत सारे उसको मर्ज कर करके सिंप्लीफाई करके कोड में तब्दील कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। और इसको गवर्नमेंट ने बेसिकली, क्योंकि लेबर एक कंकरेंट लिस्ट है और दोनों सेंट्रल स्टेट को इसके लिए नोटिफाई करना पड़ेगा रूल को। बहुत सारे स्टेट्स ने अभी नोटिफाई नहीं किया, रूल फाइनलाइज नहीं किया है, इस कारण से इसका डिले हो रहा था। सेंटर ने कहा है बेसिकली कि हम इसको नोटिफाई कर देंगे और कुछ टाइम देकर के इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक मेजर इसमें है वेजेज का। इसमें क्या है कि आपका जो टेक होम सैलरी जो है एम्प्लॉय का रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया कि आप 50% से ज़्यादा जो है अलाउंसेस नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब 50% जो आपका बेसिक सैलरी होगा, बेसिक सैलरी 50% होगा तो उसमें जो पीएफ बेसिकली जो होता है प्रोविडेंट फंड जो कट जाता है आपका, तो वो ऑब्वियसली बात है 10-12% होता है, तो वो आपका बढ़ जाएगा, तो टेक होम सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इसमें बताया गया सिग्निफिकेंट चेंज जो है इसमें। अंडर द न्यू वेजेस कोड अलाउंसेज आर कैप्ड एट 50%। 50% पे कैप कर दिया गया है। इसका मतलब हाफ ऑफ द ग्रॉस पे जो इम्प्लाई का होगा वो बेसिक वेज होगा, और प्रोविडेंट फंड जो है वो परसेंटेज ऑफ बेसिक वेज होता है, तो ये बढ़ेगा बेसिक वेज, तो ये प्रोविडेंट फंड भी बढ़ेगा आपका। और ये क्योंकि आपका टेक होम में नहीं आता, ये बेसिकली कट के जमा हो जाता है ईपीएफओ में, तो वो आपका टेक होम सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। बाकी जो लेबर कोड है वो अलग अलग है। इसका मेन जो एम था कि कानून जो इतने सारे हैं उसको हम कम करें ताकि जो इम्प्लीमेंट करना उसमें आसान हो सके। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल एनपीआर स्लिप्स वैलिड फॉर लॉन्ग टर्म वीजा। ये एमएचए ने कहा है कि जो एनपीआर स्लिप है, एनपीआर स्लिप क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इनरोलमेंट स्लिप, जो कभी पहले गवर्नमेंट ने किया था एनपीआर, जो करते रहा है हमेशा, उसको अगर कोई दिखाता है तो वो भी वैलिड प्रूफ होगा कि वो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए वो अप्लाई कर सकता है। वो बताएगा कि भाई इसने ये इतने साल से यहाँ पर रह रहा है। एनपीआर क्या है, जिन पार्ट ऑफ इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ मोर देन 10 डॉक्यूमेंट्स एंड दैट कुड बी अप्लाई। तो ये 10 डॉक्यूमेंट एमएचए ने कहा है जिसको यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वीजा के लिए, उसमें से एक जो है एनपीआर भी है। तो ये 6 कम्युनिटी के लिए इन्होंने पहले भी हमने देखा था रूल्स गवर्नमेंट लेके आई है। 6 जो कम्युनिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, फ्रॉम 3 स्टेट से, 3 कंट्री से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो आए हैं उनके लिए। एनपीआर जो पहली बार कंपाइल हुआ था 2010 में, वो सेंसस जो हुआ था उसके साथ में, उसके बाद 2015 में इसको अपडेट किया गया। इसमें तकरीबन 119 करोड़ लोगों का रेसिडेंट का जो है डेटा है। ये रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट
लिंक्ड विद द लोकेशन पर्टिकुलर्स। तो ये रेसिडेंट का है, उनका लोकेशन के हिसाब से उनका सारा कुछ डिटेल है इसमें। अनअपडेटेड, ये पीरियडिकली इसको अपडेट किया जाता है टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। कोई बर्थ नया जन्म लेता है, कोई डेथ होता है, माइग्रेशन होता है कि दूसरी जगह, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट फेज होना था जो सेंसस होने वाला था 2021 में, इसके साथ होना था, लेकिन इसको नहीं किया गया क्योंकि कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यही चीज इसमें बताई गई, विल हैव टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। और इसके अलावा इनके कंट्री ऑफ ओरिजिन है, बेसिकली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, जिसमें उनका रिलीजन बता सके कि ये इस 6 रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं। इसको बेसिकली मिनिस्ट्री जो है स्टेट्स को अभी सेंसिटाइज कर रही है कि आप जो है लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाए इनको, लॉन्ग टर्म वीजा पे जो है उनको सिटीजनशिप को दिया जाए, कुछ जो लोग लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहे हैं ऑलरेडी। ये आपको जानिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये अलग से बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है। इसको लेकर के एनआरसी एनपीआर को लेकर के हमारा अलग से वीडियोज है सिटीजनशिप को लेकर के, इन वीडियोज को आप जरूर देखें, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो अमेंडमेंट बिल क्या था, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, ये सारा कुछ हमने अलग से बताया, डिफाइन किया है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, उड़ीसा फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरस हिट हार्ट। ये जो ट्राइबल है बेसिकली वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट होते हैं, नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये क्या होता है बेसिकली, साल लीव हो गया, सैली लीव्स, महुआ फ्लावर्स, मैंगो कर्नल, खरंजा सीड्स, चार सीड्स, टेमरिन, इसको बेच करके लोकल मार्केट में ये अपनी कमाई करते हैं ट्राइबल्स, और उसको बेसिकली बाकी मंथ्स के लिए सर्वाइवल, क्रिटिकल 4 मानसून मंथ्स के सर्वाइवल के लिए वो पैसा का यूज करते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं, अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए इसको यूज करते हैं। तो क्योंकि ये अभी कोविड के कारण ये जो मार्केट है आपका नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मार्केट जो यहाँ पे लगा आता है ट्राइबल में, वो उसमें खरीदार कम आए हैं, तो इसकी इनकी कमाई कम हुई है और रेट्स भी काफी कम हो गए हैं। ये बेसिकली इनकी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट एजेंसी बेसिकली गवर्नमेंट का भी अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इसके लिए है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है, इसको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। ये ट्राइफेड का एक स्कीम था, वन धन विकास केंद्र, विच वर इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट मार्केट फॉर मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस व्हाइल इंश्योरिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे एग्रीकल्चर में होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी तरह यहाँ पर भी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि इनको मिनिमम जो प्राइस है वो मिल सके और इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जैसा हमने कहा कि कुछ वीडियो जो है प्लेलिस्ट में हमने दिए हैं उसको आप जरूर देखें ताकि आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन आसानी से हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।